बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहलका खेज़ ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा, उसने पूरे मुल्क में भूचाल पैदा कर दिया है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि तमाम बार एसोसिएशन से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ जगह पे खामोशी है, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है, करती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं। अब उनकी अपनी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनसे अब इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से। हामिद खान साहब ने यह मुतालबा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह मुतालबा किया, आम पाकिस्तानी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने साथी जजेस को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने की आज़ादी लेकर देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। उनको बार बार आगाह किया गया कि लगातार दबाव उनके साथी जजेस के ऊपर आ रहा है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। बल्कि जो उनके एक्शंस हैं, जब उनके ऊपर तहकीकात की जाएंगी तो बहुत सारी मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर बड़ा मोहतात अंदाज अपनाया गया इस खत के अंदर, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें अगर इंक्वायरी हुई और सामने आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाएंगे। काजी फायद ईसा साहब, जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के केसेस में दिलचस्पी लेते हैं, 3 अहम चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। एक, उन्होंने बल्ले का निशान वापस लगाए जाएं, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी अलग कर दिया और आरोज़ के मामले में भी तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम किया और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आरोज़ लगे, उसका नतीजा आपने देख लिया। फिर जो धांधली वाला मामला था लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसमें काजी फायद ईसा साहब ने किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। इन 3 चीज़ों की वजह से तहरीक इंसाफ को लगता है कि इलेक्शन में उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को वो बड़े पैमाने पर जीत गए। फिर 9 फरवरी को जिस तरह उनकी जीत को हार के अंदर बदला गया, जैसे फॉर्म 47 की पर्ची के ऊपर वफाकी और पंजाब हुकूमत बनाई गई, ये आप सब जानते हैं। अब इमरान खान साहब ने कुछ मुतालबात काजी फायद ईसा साहब से किए हैं, लेकिन पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सारे ख़त के मंजर आम पे आने के बाद, वो ज़रा आप देख लीजिए और कितना प्रेशर है जो बिल्ड होता चला जा रहा है। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर एक सवालिया निशान लग चुका है इस खत के आने के बाद। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे इसका नोटिस ले। खुफिया इदारों की अदालती उमूर में मुदाखलत काबिल मुज़म्मत है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बलूचिस्तान बार कौंसल, उन्होंने भी इसको तशवीशनाक अमल करार दिया इस खत के आने के बाद और इसको आज़ाद अदलिया पर कदगन करार दिया। उन्होंने कहा इदारों की मुदाखलत इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो सो मोटो नोटिस लें और पाकिस्तान बार कौंसिल से उन्होंने ये अमल का ऐलान करे। ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। सिंध हाई कोर्ट पे आ जाएं जी। सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन अदलिया के मामलात में इंतज़ामिया और एजेंसियों की मुदाखलत पर मज़म्मत करती है। सियासी मामलात के केसेस में ख़ास तौर पे फेवर हासिल करने के लिए इस किस्म की मुदाखलत की गई। सिंध हाई कोर्ट बार का मुतालबा है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो मुतनाज़े नहीं हैं वो इसका हिस्सा हों और उसको तश्कील देने के बाद इस मामले को देखा जाए गहराई के साथ कि जो जजेस कह रहे हैं ये मामला क्या है और किस तरीके से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों की बेजा मुदाखलत, इसका इन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस शफाफ इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारों को कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें। किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की उन्होंने कहा जी हम मज़म्मत करते हैं। जजेस के इस इक़दाम को उन्होंने सराहा कि उन्होंने लेटर लिखकर सारे तहफ़्फ़ुज़ात बताए और बार बार वो जजेस को भी लिखते रहे हैं। उन्होंने दलेरी का मुज़ाहरा किया जजेस ने। अदलिया की आज़ादी की खातिर वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, मुल्क गिर वकला कन्वेंशन, हड़ताल, भूख हड़ताल और हत्ता के तहरीक भी चलानी पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है। इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, उनका स्टेटमेंट भी ऐसा ही है और पाकिस्तान भर की जो बार एसोसिएशन हैं वहाँ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सिर्फ जहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एहसन भून साहब या जो PMLN के करीबी वकला हैं या तंजीम में जहाँ जहाँ पे उनका हाथ पड़ता है वहाँ पे अभी खामोशी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लाइन ले ली है या कोई पोजीशन दूसरी ले ली है,
لیکن وہاں پہ فی الحال خاموشی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے حکومتی عہدیداران ہیں وہ سب اس کے اوپر ابھی خاموش ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بڑی عجیب و غریب خبر، پاکستان بار کونسل، آپ کو یاد ہوگا جب بلے کے نشان کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو صحافیوں نے آواز اٹھائی تھی، اور جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ کے رستے کھلیں گے، یہ فیصلہ زیادتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، نہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بلکہ پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے ساتھ جو بلے کے نشان پہ مہر لگانے چاہتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ ایک زیادتی کی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے میں۔ اس وقت پاکستان بار کونسل بڑی شد اور مد کے ساتھ اکٹھے ہو کر سارے بیٹھے اور انہوں نے بڑی زبردست، بڑے زوردار طریقے سے بڑی غصے والی ایک پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کو لتاڑ دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا تو یہ بڑے غصے میں تھے اس وقت کہ جناب جج جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ لیکن پاکستان بار کونسل اب بالکل خاموش ہے۔ 6 ججز کا یہ بتانا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیمرے نکل آئے گھر کے اندر سے، یعنی بیڈ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ نکل آئے، ڈرائنگ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ نکل آئے، اس کے بعد ججوں کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، ان پہ ٹارچر کیا گیا، ویڈیوز بنائی گئی وہ نکل آئے، پھر وہ کہتے ہیں بار بار ہم پہ دباؤ ڈالا گیا سیاسی نوعیت کے کیسز کے اندر، خاص طور پہ یہ سارے کیسز میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کیسز کے اندر دباؤ ڈالا گیا بار بار ججز کے اوپر، ججز کے مطابق۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے ایک لفظ ابھی تک نہیں بولا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ابھی تک خاموش ہے۔ لیکن حامد خان گروپ جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہو چکا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جن کو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی متنازع کہتی ہے، وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے جو کیسز ہے تحریک انصاف میں، وہ تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں تو یہاں سے کبھی انصاف ملا ہی نہیں، عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی یہاں سے کہتے ہیں انصاف ملا ہی نہیں، تو اس لیے وہ اب استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں حامد خان صاحب۔ اور حامد خان صاحب نے ابھی ایک بڑا دبنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ نہیں کرتے اور اس معاملے کے اوپر وہ تو یہ چاہ رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ فل کورٹ ایک بیٹھے، لارجر بینچ، وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بیٹھے اور ججز کو اس دباؤ سے نکالے اور ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے سلسلے کو روکے اور اس کے آگے قانون کا بند باندھے۔ یہ تو چاہ رہے ہیں حامد خان صاحب اور ان کا پورا گروپ اور پاکستان کے وکلا۔ لیکن اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ نہیں کرتے تو حامد خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ پھر تحریک چلے گی، پھر احتجاج ہوگا، ان کے پاس دوسرا کوئی اور۔ انہیں بھی بتایا گیا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے ملاقات کر کے ان کو بھی سب کچھ بتایا گیا تھا، وہ 1 سال سے اس بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو کا 50 سال پرانا کیس کھول دیا اور اس کے اندر انصاف دینا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے ججز نے جو بار بار ان کو چیزیں بتائیں ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا اور آج کے دور میں انصاف نہیں دیا۔ وہ عمران خان کے دور میں 5 گھنٹے غائب رہنے والے صحافی جس کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، میں اس وقت بھی بولا تھا، یا کسی صحافی کے اوپر ایک مقدمے کے اوپر تو وہ فوری طور پہ بولتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں اور بار بار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے دور میں جس کا قاضی صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بھی حساب لینا ہے اور اپنے دور میں جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہیں کہ آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ذمہ پڑ رہا ہے۔ اگر آج کے دور میں ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں، آج کے دور میں وہ بالکل دلچسپی نہیں لے رہے۔ آج کے دور میں وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج کے دور میں وہ جاننا نہیں چاہتے کہ ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ کیونکہ پچھلے دور میں ہوا تھا، پچھلے چیف جسٹس سے، تو اس وقت کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے دور میں ہونے والی چیزوں کے اوپر وہ کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہے۔ تو کیا وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب یا وہ جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ بات لوگ اٹھا رہے ہیں، بار بار سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہاں سے انصاف ملے گا یا وہاں سے انصاف کی امید کرنا بہتر ہے؟ لیکن میرے خیال میں دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، کسی کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ عدلیہ ہی ایک امید ہے اللہ رب العزت کے بعد، اور جب وکلا کی طاقت ساتھ کھڑی ہو تو عدلیہ دلیر ہو کر فیصلے دیتی ہے۔ اب وکلا جو ہے وہ بظاہر ایک تحریک کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم اور بڑا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو مطالبات کیے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن ایک بڑی چیز، پہلا ریلیف اس خط کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملا کہ وہ جو جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں، جس کی اجازت ان کو بالکل نہیں مل رہی تھی، ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اجازت کبھی بھی نہیں ملنی تھی، اس سے پہلے بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن اب یہ اجازت مل گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڑ کر دیکھیں کہ جب اتنی بڑی چیز سامنے آئی ہے تو عدلیہ اب مجبور ہے انصاف دینے پر۔ تو ایک معاملے میں تو کم سے کم دکھائی دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کر سکتی ہے،
तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लगभग 1 साल के बाद ऐसा मौका मिल रहा है कि वो खुलकर एक बड़ा जलसा कर सके। तो इस्लामाबाद के जलसे से तो अब सबको खौफ आना चाहिए। उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चोरी करके तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा ये लेटर हमने देखा, लेकिन इसकी तफसीलात में अभी नहीं जा सके। अमेरिका इसके ऊपर मौक़िफ़ देगा ज़रूर, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप ज़हन में रखें। उन्होंने अडियाला जेल से जो बात की है, उन्होंने कहा जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से कहना चाहता हूँ कि PTI की 25 मई की पटिशन को सुना जाए। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा CCTV फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की हैं वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इन्फॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत-ए-हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। धांधली ज़दा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आता। डोनाल्ड लू तस्लीम कर देता तो जो बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें साइफर की पैराफ्रीज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गईं। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल बरबत से मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कोशिश करूंगा कि उससे मुलाकात हो तो मालूमात हासिल करूं। अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूं, और वो बहुत बड़ी खबर है, और ये इतना बड़ा भांडा फूट गया है कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपके 14 तबक हिल जाएंगे। बहुत बड़ी, एक और बहुत बड़ी खबर है। ऐसा लगता है कि ये दिन ही बड़ी बड़ी खबरों के हैं। ये खबर बता के फिर मैं अगले वीलॉग के लिए कुछ चीज़ें छोड़ूंगा, आपको बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अल्ले तलल्ले क्या है। वो आवाम के पैसे को किस तरह उड़ा रहे हैं, किस तरह से आवाम के पैसे के ऊपर जो है वो अयाशियाँ की जा रही हैं और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं दूसरों पर। आवाम का हक मार कर, उनका पेट काट कर कैसे ये पैसा जो है वो अपनी अयाशियों पे खर्च किया जा रहा है, बाद में बताता हूँ। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया तो तारीख याद रखिएगा, वो थी 15 अगस्त 2023। इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए। 15 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ कि साइफर चोरी हुआ है या उन्होंने साइफर गायब कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के 10 दिन के बाद साइफर की जनाब जो डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने ये बताया कि साइफर की 9 कॉपियां थीं जो भेजी गई मुख्तलिफ इदारों और बड़ी बड़ी शख्सियात को। चीफ जस्टिस है, आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस है, फिर वो चली जाती है उसमें चीफ जस्टिस को सदर पाकिस्तान के पास चली जाती है। तो इस तरह ये 9 कॉपियां भेजी गई। उन्होंने ये बताया कि जिस दिन इमरान खान साहब के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया कि उनकी कॉपी वापस मौसूल नहीं हुई और वो कॉपी चोरी हो गई है और फॉरेन ऑफिस को वापस वो कॉपी नहीं दी, तो ये तारीख थी 15 अगस्त 2023। उस तारीख तक उन 9 कॉपियों में से सिर्फ 1 कॉपी वापस आई थी, और वो जो 1 कॉपी वापस आई थी वो सदर पाकिस्तान ने 15 जून 2023 को वापस भेजी थी। अब ये 27 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने FIA को जो जवाब दिया उसमें ये बता रहे हैं कि 1 दिन पहले हमें बाकी महकमों ने या बाकी जगहों से कॉपियां वापस भेजी हैं साथ की साथ। किसी ने हमें कॉपी उस वक्त वापस नहीं की थी जब कॉपी वापस ना करने पर इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज किया गया था कि साइफर इन्होंने गायब कर दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए ये कितना बड़ा नुक्ता है और ये अदालत के अंदर किस तरह का भूचाल पैदा कर देगा। यानी इमरान खान अकेला आदमी है जिसने साइफर वापस नहीं किया तो उसके ऊपर मुकदमा हो गया। बाकी जो 8 में से 7 दफातर हैं जिन्होंने साइफर वापस नहीं किया, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंगल आउट किया गया इमरान खान साहब को। ये डॉन अखबार की खबर ये बात बता रही है। ये जनाब अब तक की तफसीलात। कुछ और चीज़ें बड़ी तहलका खेज आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।